मैं सहायकाचार्य हबीब खान, हिंदी। आज अपना विषय हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास। आज का हिंदी गद्य का उद्भव और विकास हिंदी साहित्य ने इतिहास में अपूर्व रूप से विवेचित हुआ है। हिंदी गद्य का विकास केवल खड़ी गद्य का विकास ही नहीं, वरन ब्रज भाषा, राजस्थानी आदि हिंदी उपभाषाओं का गद्य भी इसके अंतर्गत आता है। प्राचीन गद्य का महत्व। किसी समय का गद्य ही उस समय की जनभाषा के स्वरूप को जानने का उपयुक्त साधन और सच्चा प्रतिनिधि साहित्य होता है। प्राचीन गद्य के अध्ययन की आवश्यकता का समर्थन भी इसी आधार पर किया जाता है। हिंदी के प्राचीन गद्य का मूल्य मुख्यतः इसी दृष्टि से है, इसकी शैली और विषय संबंधी महत्व भी उसका इसी वजह से है। साहित्यिक सौंदर्य में जो भी उसमें है वो प्राय अप्रधान रहता है। मुख्य रूप से प्राचीन भाषा के साहित्य के साथ में इसको जोड़ करके देखा जाता है। भारतीय भाषाओं में गद्य का उन्मेष। भारत की आधुनिक भाषाओं में गद्य का उन्मेष पहले गुजराती, मारवाड़ी, असमिया, मैथिली और मराठी में हुआ। इसमें गुजराती, मारवाड़ी क्षेत्र की दृष्टि से अग्रणी है, क्योंकि उसकी उर्वरता सबसे ज़्यादा है साहित्य की। गद्य का जितना अधिक और जितना प्राचीन प्रयोग इस क्षेत्र में मिलता है, उतना अन्यत्र और कहीं नहीं है। यहाँ 13वीं शताब्दी में गद्य का विशाल और अविच्छिन्न परंपरा मिलती है डिंगल और पिंगल भाषा में। जहाँ तक गद्य की शैली का प्रश्न है, 17वीं सदी और इसकी सभी भाषाओं में अधिकतर सरल सीधी शैली अपनाई गई है, क्योंकि तब तक गहन और सूक्ष्म विचारों की अभिव्यक्ति का अवसर उपस्थित नहीं हुआ था। इसी कारण भाषा में छिपी व्यंजना शक्ति पूर्ण रूप से प्रदर्शित नहीं हो सकी। अपभ्रंश भाषा का जो साहित्य है उसको भी हम हिंदी गद्य के उद्भव और विकास के साथ जोड़ करके देखते हैं। हिंदी गद्य का अनुशीलन तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक अपभ्रंश के गद्य साहित्य की समीक्षा नहीं की जाती। अपभ्रंश भाषा के पद्य ने ही नहीं बल्कि गद्य में भी हिंदी को प्रभावित किया, उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अपभ्रंश गद्य की भांति हिंदी की प्राचीन गद्य ब्रज भाषा को अधिकतर धार्मिक, सांप्रदायिक, उपयोगी और अललित मान करके जो साहित्य रचा गया वो भी इसमें शामिल है। अपूर्ववर्ती अपभ्रंश गद्य की तरह मध्यकालीन हिंदी गद्य भी वस्तु प्रधानात्मक शैली में है और धार्मिक सिद्धांतों और धर्म ग्रंथों की व्याख्या की है। उसमें ज्योतिष और शास्त्रीय विषयों को भी शामिल किया गया है। अगला है अपभ्रंश का ब्रज भाषा का साहित्य। ब्रज भाषा का साहित्य का जो गद्य का विकास हुआ है, गद्य परंपरा में हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों का जैसा निरूपण ब्रज भाषा के साथ में हुआ है वो त्रुटिपूर्ण और अपर्याप्त है। इसका पहला कारण यह है कि उसमें पर्याप्त सामग्री का अभाव है। दूसरा, इतिहासकारों में विवेचना में वैज्ञानिक दृष्टि की वास्तविक खोज की कमी है। और तीसरा कारण है ब्रज भाषा गद्य साहित्य का निर्माण इतने विशाल क्षेत्र में हुआ कि उसकी खोज में सम्यक तालमेल का अभाव बना रहा। ब्रज भाषा मध्यकाल की राष्ट्रभाषा थी और कृष्ण उपासकों तो भी इसको सीमित मानना त्रुटिपूर्ण है। नई चेतना का उद्भव हुआ, अनुसंधान और वैज्ञानिक दृष्टि के प्रभाव से नई सामग्री का उद्घाटन हुआ, नए नए प्रयत्न हुए। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ और ब्रज गद्य परंपरा का निरूपण उपयुक्त कारणों के कारण से अपर्याप्त और त्रुटिपूर्ण हुआ। इस कारण से ब्रज भाषा का जो समृद्ध साहित्य है वो इसमें धार्मिक, साहित्यिक, कई तरह का साहित्य शामिल किया गया। उससे आगे हम देखते हैं खड़ी बोली का जो साहित्य है। खड़ी बोली का जो साहित्य है वो हिंदी प्रदेश की जातीय भाषा के रूप में जब खड़ी बोली फैली, जो खड़ी बोली की लोकप्रियता समाज के बीच बढ़ती गई, त्यों वह सशक्त और काव्य उन्मुक्त बनती गई। उधर समाज में पाश्चात्य प्रभाव से नई चेतना का उदय हुआ, जिसके कारण से गद्य नितांत आवश्यक हो गया। समय का प्रभाव गद्य को महत्व दे रहा था। तत्कालीन परिस्थितियों में ब्रज भाषा गद्य साहित्य की नई चेतना को समाहित नहीं कर सका। इसलिए जो कवि ब्रज भाषा के उत्कर्ष चाह रहे थे वे अपनी रचना खड़ी बोली में प्रस्तुत कर रहे थे। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी ऐसा ही किया। इसके विपरीत खड़ी बोली की सर्वप्रियता बढ़ रही थी। इसी कारणों से ब्रज भाषा का गद्य का अंत हो गया और धीरे धीरे खड़ी बोली का विकास हुआ। खड़ी बोली में हम देखते हैं कि लल्लू लाल जी, सदल मिश्र, सदा सुखलाल, शहीद इंशाअल्लाह खां, ये इसके मुख्य आधार स्तंभ रहे, जिनकी विकास यात्रा में सहयोग से ईसाई मिशनरियों के प्रचार कार्य और पाठ्य पुस्तकों के प्रचार से हिंदी गद्य का पूर्ण विकास हुआ।
मुख्य रूप से अपन ये देखें कि हिंदी जो गद्य काल है वो 4 भागों में बांटा जा सकता है: नवजागरण काल, परिमार्जन काल, उत्कर्ष काल और वर्तमान काल। नवजागरण काल को हम भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो काल है 1860 से लगा 1903 तक देख सकते हैं, जिसके अंदर हिंदी एक नई चाल में ढली। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों के माध्यम से हिंदी गद्य का विकास हुआ। दूसरा काल है वो है परिमार्जन काल, जिसमें द्विवेदी युग के नाम से भी जाना जा सकता है। द्विवेदी युग के अंदर काव्य के साथ साथ है वो हिंदी गद्य का भी विकास हुआ। निबंध शैली, निबंध बहुत सी मात्रा के अंदर लिखे गए। तीसरा काल है वो उत्कर्ष काल। रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने हिंदी साहित्य का विधिवत और वैज्ञानिक विधिवत इतिहास लिखा और हिंदी साहित्य की आलोचना के आधार स्तंभ माने जाते हैं, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य भी हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। हिंदी साहित्य के काल विभाजन, उनका प्रकार, उनका पढ़ने का तरीका, उनकी आलोचना को आधार स्तंभ मान करके लिखा गया। वर्तमान काल 1936 से आज तक है। इस काल को भी हम हिंदी साहित्य के गद्य काल के विकास के रूप में देख सकते हैं। धन्यवाद।